Everybody, we will learn some basic graphs today. It's very important. आपको फिजिक्स में और मैथ में दोनों में बहुत हेल्प करेगा ये, बट प्राइमरीली फॉर फिजिक्स आई एम टीचिंग यू दिस टुडे. बेसिक ग्राफ्स में सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखते हैं. ठीक है, पहले आपने ये बना रखा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इसलिए इसको समझना काफ़ी आसान होगा. इक्वेशन का मतलब होता है एक्स और वाई में एक ऐसा इक्वेशन लिखना जो उस स्ट्रेट लाइन पर का हर पॉइंट सेटिस्फाई करे. जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, लाइन तो स्ट्रेट ऐसा होगा. ठीक है, ये लाइन है L1. तो इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए, उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा. ये पॉइंट है P, इसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा x और वाई कोऑर्डिनेट होगा y. ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, उनके बीच में क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो हर पॉइंट के लिए सेम हो. ठीक है, इसी को इक्वेशन बनाना कहते हैं. क्या ये कोई एक फिक्स चीज फॉलो करते हैं? ये सवाल, इस सवाल का जवाब होता है हाँ, और उसी को इक्वेशन के मदद से दिखाया जाता है. जैसे कि मान लेते हैं, हम लिखते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 1. सी यहाँ पे क्या हुआ, x और y बंध गए एक रिलेशन से. फंक्शन मैंने पहले भी पढ़ाया था. ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है. जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होते हैं उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, और जो ये वर्टिकल एक्सिस पे होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. यूजुअली ऐसा ही होता है मैक्सिमम केसेस में. तो x और y में एक रिश्ता बन गया, एक रिलेशन बन गया. ठीक है, x और y दो वेरिएबल्स हैं, पर ध्यान दो दोनों का डिग्री 1 है. ये इसका भी मैक्सिमम डिग्री 1, इसका भी मैक्सिमम डिग्री 1. तो ऐसे इक्वेशन को जो ऐसे लिखा रहता है, y इज इक्वल टू समथिंग mx. ये m कोई रियल नंबर है. ठीक है, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है. y इज इक्वल टू mx प्लस c. c इसके लिए आया, एक कोई कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c. जनरल इक्वेशन देखो, इसमें m और c दो पैरामीटर्स हैं, इनको पैरामीटर्स कहा जाता है. m और c x और y वेरिएबल्स हैं, m और c पैरामीटर्स हैं. जैसे जैसे ये पैरामीटर्स चेंज होंगे आपको नया नया स्ट्रेट लाइन मिलने लगेगा. कैसे, हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे. स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस c है. इसमें एक बार मैं क्या करता हूँ, m की वैल्यू 1 ले लेते हैं और c की वैल्यू 1 ले लेते हैं. एक बार m की वैल्यू 1 ले लेते हैं और c की वैल्यू -1 ले लेते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत. तो फर्स्ट केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 1 रखने पे 1 इंटू एक्स, x और c की वैल्यू 1, तो y इक्वल्स टू x प्लस 1 हो गया. दूसरे केस में y इक्वल्स टू m1 रखेंगे तो 1x और माइनस c की जगह पे -1 रख देंगे तो -1 हो जाएगा, x माइनस 1. आप दो दो पॉइंट्स ले करके x और y की दो पॉइंट्स वैल्यू लेकर के देखना इनके ग्राफ पे क्या असर पड़ता है. सिर्फ इस वजह से देखो, पैरामीटर्स दोनों के दोनों क्या सेम थे? नहीं थे, तो दोनों लाइन ऑब्वियसली आपको अलग अलग मिलेगी, क्योंकि ये पैरामीटर्स ही एक स्ट्रेट लाइन की पहचान होते हैं. ठीक है, जहाँ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ ऐसा होता है. ठीक है, ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ ऐसा आएगा. आप ड्रॉ करके देखना, प्लीज़ ड्रॉ करके देखना. उसी जगह पे y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ ऐसा आ जाएगा. इसके पैरेलल होगा बट नीचे होगा. तो m और c ऐसे हैं क्या जिसकी वजह से ऐसा शेप आ जाता है? तो याद रखो आप, m वो है जो मैं इतने दिनों से आपको बता रहा हूँ, स्लोप, द tan थीटा. जो भी ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ये देखो ये थीटा. यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा. ये दोनों एंगल थीटा सेम है. इसीलिए जो स्टीपनेस है, कैसा ढलान बना रहा है ये स्ट्रेट लाइन, वो दोनों में सेम था. बट ये सी को कहा जाता है इंटरसेप्ट. ठीक है, सी को क्या कहा जाता है? इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट होता है कि वाई एक्सिस पे कहाँ पे लाइन कट कर रहा है जब x 0 है. जब x 0 है, x 0 कहाँ पता है? ओरिजिन पे. तो ओरिजिन पे ये लाइन कहाँ पे कट कर रहा है? ठीक है, देखो ये +1 पे कट कर रहा और ये -1 पे कट कर रहा है.
तो इसीलिए c पहले केस में 1 था और c दूसरे केस में -1 था. So you will remember these two terms, that m is slope and c is intercept, and the general equation of a straight line is y equals to mx plus c. जैसे जैसे आप m और c को वैरी करेंगे वैसे वैसे आपको स्ट्रेट लाइन मिलता जाएगा. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का एक रिप्रेजेंटेशन है, y equals to mx plus c. एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी होता है स्ट्रेट लाइन का, वो भी आप जान लो. x बाई a इज इक्वल्स टू y बाई b इक्वल्स टू 1. यहाँ भी आप ध्यान दो, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है. हमेशा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में x और y अलग अलग लिखे हुए होंगे, उसका पावर भी 1 होगा, इसका पावर भी 1 होगा. दे विल नेवर बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टुगेदर. ठीक है, और इनका डिग्री हाईएस्ट 1 होगा. अब समझना है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें कौन से दो पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, a और b. जैसे जैसे a और b चेंज होंगे, हमेशा दो पैरामीटर्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के, जैसे जैसे a और b चेंज होंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बार a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है. ठीक है, तो x बाई 1 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर a बराबर 2 और b बराबर 1 ले लिया जाए आर्बिट्रेरीली, अपने मन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए बस. x बाई 2 हो जाएगा और y बाई 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 और 0 1. इस तरफ 1 है, ध्यान देंगे, गलती से भी इधर कुछ और नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 है, फिक्स 1 होगा. इज इक्वल्स टू 1 हो गया. तो देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, और ये क्या हो गया, x बाई 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1. देखो आप दोनों क्लियरली अलग अलग है. यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई 2 और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 1. तो आप जब ड्रॉ करने जाओगे इन दोनों लाइंस को, अगेन आप क्या करोगे, x को लो y को लो, दो पॉइंट्स लो, देखो बना के इक्वेशन कैसा बनता है, कैसा ग्राफ बनता है. तो ये ग्राफ जो है वो ऐसा आ जाएगा, पहला वाला. ठीक है, ये है लाइन 1, जबकि लाइन 2 ऐसा आ जाएगा. ठीक इसी का बट ऐसा आ जाएगा, ये y एक्सिस, ये है लाइन 2. तो ऐसा क्यों होता है, a और b को चेंज करने से दोनों लाइन के रिप्रेजेंटेशन क्यों चेंज हो जाते हैं. एक्चुअली इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में a और b क्या हैं, ध्यान दो आप. a और b यहाँ पर क्या है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अभी के लिए. a है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और b है लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मतलब कहाँ पे कट करता है. ठीक है, मतलब अगर कल को आप a की वैल्यू -2 ले लो और b की वैल्यू -2 ले लो, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस को और y एक्सिस को, x एक्सिस को -2 पे, x एक्सिस को -2 पे और y एक्सिस को भी -2 पे, y एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है. मतलब यहाँ और यहाँ से ये लाइन गुजर रहा होगा. ठीक है, तो ये लाइन कैसा आ जाएगा, ये लाइन ऐसा आ जाएगा. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी. और वो लाइन क्या होगा, x बाई -2 प्लस y बाई -2 इज इक्वल्स टू 1. इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये वाला रिप्रेजेंटेशन और जो पहले पढ़ाया हुआ इक्वल्स टू mx प्लस सी, क्या वो दोनों अलग अलग हैं. तो इसका आंसर है नो, दे आर जस्ट सेम रिप्रेजेंटेशंस. उनमें बस टर्म्स और पैरामीटर्स अलग अलग लिए गए हैं. यहाँ पे पैरामीटर्स इंटरसेप्ट्स होते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे, और उस जगह पे इंटरसेप्ट y उस जगह पे इंटरसेप्ट स्लोप और y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, याद रखना है. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस आपको दो फॉर्म में मिलेंगे. समरी ऑफ दिस डिस्कशन क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दो सबसे पॉपुलर कौन सा है, एक है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसमें m है उस लाइन का स्लोप जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, स्लोप क्या होता है tan थीटा, और c क्या है इंटरसेप्ट. ठीक है, पहला रिप्रेजेंटेशन ये. दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1. दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये है.
जहाँ पे ए क्या है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट और वाई बी क्या है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, कहाँ पे कट करता है वो लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एम और सी अगर आपको कोई बता दे तो वो एक खास लाइन होगा, अगर यहाँ पे कोई ए और बी बता दे तो वो एक खास लाइन होगा, और जैसे जैसे इनमें से कोई भी या दोनों वेरी करेगा स्ट्रेट लाइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, याद करने का यही तरीका है एक कि आप दो दो एग्जाम्पल्स कम से कम खुद से बनाओ इसका कॉपी पे अपने, ठीक है। ड्रॉ करके देखो, पॉइंट्स प्लॉट करके देखो रफली पेजेस पे अपने, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ले करके आप करके देखो बिना खुद से इसको 2-4 इक्वेशन बनाए हुए, ये आपको याद नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो इतना अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, बुक्स इतने अवेलेबल हैं, फिर भी टीचर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज दैट्स द वे वी हैव टू लर्न इट। देर इज़ नो रामबाण की मिलेगा और याद कर लें, नहीं, आप प्रैक्टिस करो, मैं जैसे जैसा बोल रहा हूँ रिवाइज करो, सारी चीज़ें तुरंत तुरंत याद हो जाएंगी। तो 2 इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के हमने अभी देखे, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको इसमें चेंज किया जा सकता है और इसको इसमें चेंज किया जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है, जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो एक नया ग्राफ सीखते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है y इक्वल्स टू ई की पावर x, ठीक है। ये e क्या है, e है एक खास वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2.73 होती है, बट इसकी वैल्यू कभी रेयरली यूज़ की जाती है, y इक्वल्स टू ई की पावर x ही लिखा जाता है, याद रहे। e 2.73 है मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो तुम देखो कैलकुलेटर लेके बैठो और कुछ वैल्यूज़ निकालो, जैसे कि x बराबर -1 पे y कितना आता है, x बराबर 2 पे y कितना आता है, x बराबर 0 पे y कितना आता है, x बराबर 4 पे y कितना आता है। 4-5 पॉइंट्स आप लो और बना के देखो कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। आपने x की वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है, x की वैल्यू -1 लिया, 0 लिया, 2 लिया और 4 लिया, ठीक है। और भी कुछ वैल्यूज़ ले सकते हैं, -2 -3 कुछ भी। तो आप जब सब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये ग्राफ पता है कैसा आएगा, देखो ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप राइट साइड में जाओगे आप सीसा बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, ऑर्डिनेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन जो हमेशा इंक्रीज करते रहते हों उनको इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। कहने का मतलब अगर उनका जो इनपुट है, इनपुट क्या होता है एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इनपुट बढ़ेगा अगर आउटपुट भी बढ़ रहा है, अगर ऐसा रिलेशन है तो वैसे फंक्शन क्या कहे जाते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। इस ग्राफ की खासियत है क्या कि ये पॉइंट 0,1 से गुजरता है। कैसे कि देखो x 0 डालो, e की पावर 0 क्या होगा, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ ऐसा कैसे जस्टिफाइड है, ऐसा बनाना, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बनाना कैसे जस्टिफाइड है, हम देखेंगे कुछ वैल्यूज़ पे आपको एनालाइज करके दिखाते हैं। देखो नेगेटिव साइड पे आओ ज़रा, देखो तो नेगेटिव साइड पे ये कितना कम होते जा रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन ये देखो ध्यान से, पहला ऑब्जर्वेशन देखो कि वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं है, पूरा का पूरा ग्राफ किधर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ का कोई पोर्शन ही नहीं है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ठीक है, कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से गुजरता है, देखो 0,1 से गुजर रहा है, ठीक। और तीसरी चीज़ क्या
कि अगर x एक बहुत नेगेटिव नंबर हो, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर हो, मान लो -9,000 नहीं 9,50,788 है मान लो, तो y पे क्या असर पड़ता है बहुत नेगेटिव पावर का, देखेंगे रख के। x e की पावर x होता है, x के जगह पे -950,788 रख देते हैं, ठीक है। देखो तो माइनस पावर होने की वजह से ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा रेसिप्रोकल की तरह, -950 सॉरी माइनस पावर हट जाएगा, रेसिप्रोकल में चला गया है तो ये माइनस पावर नहीं होगा, 950,788 ये चला जाएगा, ठीक है। (950,788) देखो तो ज़रा E है 2.73, 2.73 का स्क्वायर 27 गुना 27 लगभग 7.5 से भी लगभग ऊपर आ जाएगा या इसके आसपास आ जाएगा, बढ़ते चला जाएगा ये नंबर। अगर स्क्वायर करोगे पावर तो 3 गुना करोगे और बढ़ जाएगा, 4 गुना करोगे इसका पावर और बढ़ जाएगा, 5 गुना करोगे और बढ़ जाएगा। मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। और आपने पावर कितना दे दिया है, बहुत ज़्यादा, तो ये ओवरऑल डिनोमिनेटर में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, वेरी लार्ज। तो 1 बाई वेरी लार्ज क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस। इसीलिए आप देखोगे जब x एक्सिस पे इनपुट में निगेटिव में बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो ये y एक्सिस पे धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, काफ़ी नीचे, जीरो के क्लोज जा रहा है। जीरो से टच नहीं कर देना है कभी, ठीक है। कभी भी ये बहुत छोटा नंबर आएगा लेकिन एग्जैक्ट जीरो आएगा क्या, नहीं, इसीलिए x एक्सिस से टच नहीं करना है, इसको ऐसे दिखा देना है, एसिम्पटोट जो मैंने बताया था टच करता हुआ दिखेगा, tan थीटा वाले ग्राफ में बताया था। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, याद रखना है इस बात को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होता है, बढ़ते रह जाता है। जब x की बहुत निगेटिव वैल्यू लाएंगे आप तो ये वेरी क्लोज टू जीरो पहुंच जाएगा, और जब आप बहुत बड़ी वैल्यू ले जाएंगे तो ये ऊपर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, y एक्सिस में बहुत ऊपर तक चला जाएगा। याद रहे y एक्सिस पे e की पावर x की वैल्यू है और x एक्सिस पे खुद x की वैल्यू है, इनपुट की वैल्यू, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब ज़रा लॉगरिथमिक फंक्शन भी देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ इसके बारे में आपने। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 3 की पावर 2 इज़ 9, ठीक है, या 4 की पावर 3 इज़ 64, ठीक है। तो इसका क्यूब करके इधर तो पहुंचा जा सकता है, क्या इसका कुछ किया जा सकता है ताकि हम पहुंच जाएं इस पावर तक, ठीक है। हमें ये पावर चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये जब फिक्स इंटीजर्स होते हैं तो ये बड़े अच्छे से दिख जाता है मुझे, बट मान लो ऐसा हो गया 5 की पावर 1.25, ये कभी निकाला है आपने 5 की पावर 1.25? आप सोचो, आपने कभी 5 की पावर 1.25 नहीं निकाला होगा। ये वैल्यू आ जाएगी कुछ, मान लो ये आ जाता है, कैलकुलेटर से निकाला जा सकता है। तो ये a, ध्यान से सुनना, ये a 5 की कौन सी पावर पे आएगा, ये सवाल है। ये पावर कितना होगा 5 पे कि a आ जाए, ठीक है। तो हमारा अननोन क्या हुआ, देखो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, which power to raise 5 to 5 को किस पावर से पावर तक रेज किया जाए, रेज टू, in order we get a, ये जो नंबर है a, ठीक है। ये नंबर देख लेते हैं, 5 की पावर 1.25, ये 7.477, ये है, ये वैल्यू है 7.477। देखो तो जब इंटीजर्स होते हैं तो काम आसान होता है, लेकिन अगर नंबर्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तब क्या होगा,
इन चीज़ों की हायर इंजीनियरिंग और साइंस में ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये बच्चों को 11-12 में सिखाया जाता है लॉग वगैरह। एप्लीकेशन आप तुरंत अगर जानना चाहोगे तो थोड़ा कठिन होगा समझना, बट लेट्स से कि इसका एप्लीकेशन है। और अगर ऐसे नंबर को कोई एक नंबर हो, भाई बताओ मुझे कि 7.4775 की पावर कितना करके निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जब पावर्स को जानना था इंसानों को पावर कितना होगा, तब उन्होंने लॉगरिथमिक फंक्शन बनाया। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे काम करता है, मान लो ये 5 की पावर 1.25 आया ना 7.477। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आपको क्या जानना था, आपको पावर जानना था, एक्सपोनेंट जानना था, कितना एक्सपोनेंट होगा, कितना पावर होगा। तो इस एक्सपोनेंट को निकालने के लिए इन्होंने एक फंक्शन बनाया, इसको y नाम दे दिया गया, यही मेरे को चाहिए। y इज इक्वल टू इन्होंने बनाया log 7.477 बेस 5। इसको क्या पढ़ेंगे, log 7.477 कॉमा बेस 5 पढ़ेंगे। ये प्रोनाउंसिएशन है, इस पर ध्यान नहीं देना, इसको लिख नहीं लेना कहीं पर, ये प्रोनाउंसिएशन है कैसे पढ़ा जाता है। log अंदर वाली चीज बेस 5, नीचे में बेस लिखा रहता है, इसको क्या कहा जाता है, बेस। इसका नाम बेस क्यों है, क्योंकि ये बेस था, याद रखो अपने ओरिजिनल चीज में। ये वो नंबर था जो मेरे को पावर करके मिला था, इसको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इनपुट को ही मैथ में आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है, बहुत जगह। तो आर्ग्यूमेंट जब भी बोला जाए घबराने का नहीं है, नया टर्म नहीं है, दिस इज जस्ट द इनपुट ऑफ अ फंक्शन, ओके। नाउ ये लॉग क्या बोल रहा है, ये लॉग बोल रहा है कि भाई लॉग ऑफ 7477 क्या होगा बेस 5 पे, मतलब आपको ये नंबर अंदर वाली चीज कितने पावर में मिलेगी इस बेस के, तो वो पावर है 1.25। तो इस लॉग का आंसर क्या हो जाएगा 1.25। यही लॉग इसलिए बनाया गया, समझ रहे हैं। लॉग गिव्स यू द पावर, लॉग गिव्स यू द एक्सपोनेंट, ये बात याद रखनी है, ठीक है। देखो जरा, अब हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है कहीं पे a की पावर b इज c, ठीक है, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। तो लॉगरिथमिकली क्या लिखा जा सकता है, लॉगरिथमिकली लिखा जा सकता है कि log c आ जाता है a बेस पे, देखो a बेस पे जब एक्सपोनेंट होता है b, देखो आया एक्सपोनेंट क्या आया b, है ना b। तो log क्या देता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता ये log क्या देता है। और जिसको इससे इसको रिलेट करने आएगा और इससे इसको रिलेट करने आएगा, उसको log की प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है, कि log c बेस a प्लस log d बेस a इज log cd बेस a, ठीक है। मतलब कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाइड हों अंदर में log के आर्ग्यूमेंट में, ये क्या है, log का आर्ग्यूमेंट है। अगर log के आर्ग्यूमेंट में दो चीज़ें हों मल्टीप्लिकेशन में, तो उनको सेपरेट किया जा सकता है ऐड करके। देखो c और d को अलग अलग कर दिया गया विद द सेम बेस, याद रखना है बेस सेम। अच्छा ये कहाँ से आएगा, ये देखो तो बहुत आसानी से आ जाएगा। a का पावर, ठीक है, a का पावर आपको कुछ रखना है, ठीक है। देखो इधर आर्ग्यूमेंट क्या है, cd, आर्ग्यूमेंट है cd, ठीक। आपको c भी लाना है और d भी लाना है। तो मान लो कि a का पावर p है c और a का पावर q है d, ठीक है। इसमें अज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। a का पावर p है c और a का पावर q है d। तो log के डेफिनेशन से इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, p को लिख सकते हैं, p जो पावर है एक्सपोनेंट है, log क्या देता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को क्या लिख सकते हैं log c बेस a लिख सकते हैं। और q को क्या लिख सकते हैं log d बेस a नहीं लिख सकते, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स फंक्शन है log, ठीक है। एक्सपोनेंट वाले रिप्रेजेंटेशन का इन्वर्स है, अपोजिट है,
लॉगरिथम। तो देखो ज़रा ये देखो ज़रा, इनको क्या आ गया, कितना बढ़िया चीज़ आ गया। अगर p प्लस क्यू कर दिया जाए, p प्लस क्यू, देखो तो p प्लस क्यू, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, log c बेस a प्लस log d बेस a, आएगा कि नहीं। और ज़रा यहाँ देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर दो c इंटू डी, c इंटू डी क्या होगा, a का पावर p इंटू a का पावर q होगा कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, a का पावर p प्लस q होता है कि नहीं, सी डी। इसको लॉग में क्या लिखेंगे, इसको लॉग में लिखेंगे p प्लस क्यू इज लॉग सी डी बेस ए, लिखेंगे कि नहीं, बोलो। और ये देखो ज़रा, यहाँ भी p प्लस क्यू आया मल्टीप्लाई करके, और यहाँ p प्लस क्यू आया ऐड करके, दोनों बराबर हो जाएगा। और दोनों बराबर होगा क्या, देखो ज़रा राइट हैंड साइड में, ये देखो log सी डी बेस है और log सी बेस है log डी बेस है, देखो दोनों बराबर आ गया। तो जो फॉर्मूला रटाया जाता है वो उसका लॉजिक है, वो एक्सपोनेंट से आता है। जिसको ये चीज़ें समझ में आएंगी, एक्सपोनेंट्स के साथ खेलना आएगा, वो ये आराम से डिराइव कर लेगा, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस को। तो ये रिलेशंस अभी तुरंत याद नहीं करना है, पहले हमको बस ये समझना है फर्स्ट डे में कि लॉगरिथमिक होता क्या है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि लॉग जो है, लॉग कैसा दिखता है, पहली बात लॉग ऐसा दिखता है भाई कि लॉग का अपना एक आर्ग्यूमेंट होता है, लॉग समथिंग बेस समथिंग, ठीक है, ये बेस है और ये लॉग का आर्ग्यूमेंट है। और ये पूरा है क्या, ये पूरी चीज है क्या, ये है एक्सपोनेंट जो कहीं से आई है। ये एक्सपोनेंट किसका है, ये एक्सपोनेंट इस बेस का है। और इस बेस पे इस एक्सपोनेंट को रखने से क्या होता है, इस बेस पे उस एक्सपोनेंट को रखने से हमको आर्ग्यूमेंट मिल जाता है, ये मिल जाता है। देखेंगे फिर से एक बार, देखो ज़रा, सबसे आसान log 100 बेस 10 कितना होगा, ठीक है। ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि भाई 100 लाने के लिए 10 पे कितना पावर चढ़ाया जाएगा। तो आपको कॉमन सेंस से पता है कि 100 लाने के लिए 10 पे कितना पावर चढ़ाया जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो log 100 बेस 10 इज इक्वल्स टू 2 होता है। इसी चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, बेस का पावर एक्सपोनेंट 10 का पावर 2 इज द आर्ग्यूमेंट, सी जस्टिफाइड इजंट इट। बताओ, देखो एक और एग्जांपल, log e स्क्वायर बेस e कितना होगा। मतलब ये क्या पूछ रहा है सवाल, ये पूछ रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट लाने के लिए इस बेस पे कितना पावर चढ़ाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस से आपको पता है कि e स्क्वायर लाने के लिए e पे कितना पावर चढ़ाना पड़ेगा, 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो log e स्क्वायर बेस e कितना हो जाएगा, 2। मतलब इस बेस पे ये पावर चढ़ा दो, e स्क्वायर इज दिस आर्ग्यूमेंट, e स्क्वायर, ठीक है। तो log कुछ भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल का ही थोड़ा सा फ्लिप कर दिया जाता है उसको, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, ये log फंक्शन है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा, ये पढ़ा हुआ है आपने फिर भी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, log का ग्राफ नहीं बताया मैंने, देखो log का ग्राफ कैसा होगा, y x, log का ग्राफ ऐसा होता है, देखना जरा ध्यान से, x एक्सिस नेगेटिव में है ही नहीं, x एक्सिस में नेगेटिव में कोई वैल्यू है ही नहीं। देखो y इक्वल्स टू log x, सबसे कॉमन बेस 10 होता है, ठीक है। या कभी कभी y इक्वल्स टू log x बेस e भी होता है, e भी बेस बहुत कॉमन है,
एक्सपोनेंशियल वाला याद होगा। इसी चीज़ को ln e भी लिखा जाता है। ln का मतलब log का बेस कितना है, e, ठीक है, e नहीं x। तो देखो ये x क्या है, ये इनपुट है, आर्ग्यूमेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव है। देखो तो सर इस तरफ है ही नहीं, मतलब log का आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं रखना है, ज़ीरो नहीं रखना है, log का आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये देखो आप, हमेशा आर्ग्यूमेंट किधर है, पॉजिटिव साइड। ये देखो ज़ीरो से पीछे है ही नहीं, ज़ीरो पे वैल्यू डिफाइंड है ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, बहुत नीचे। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू देखो तो निगेटिव से यहाँ पे इस जगह पे पॉजिटिव हो जाएगी। ये लाइन पता है क्या है, ये है 0 1 0, मतलब y इक्वल्स टू log 1, बेस चाहे कुछ भी हो, 10 हो या e हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखो तो ज़रा, बहुत आसान है समझना। 10 का पावर 0 कितना होता है, 1। किसी भी चीज़ का पावर 0 कितना होता है, 1। तो एक्सपोनेंट 0 लाने के लिए आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, 1। लॉग की वैल्यू 0 लाने के लिए, लॉग क्या है, एक्सपोनेंट है, बोला ना मैंने, लॉग एक्सपोनेंट है, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना है। लॉग इज नथिंग बट एक्सपोनेंट, लॉग पावर होता है। तो पावर में 0 लाने के लिए आर्ग्यूमेंट कितना होगा, 1, चाहे बेस कुछ भी हो। बेस कुछ भी हो कहने का मतलब 2 बेस हो, 3 बेस हो, 5 बेस हो, 0 बेस हो, नहीं 0 वाला डिफाइन नहीं, सॉरी, -5 हो, -2 हो, -1 हो, इन सब का पावर 0 कितना होता है, 1। तो बेस चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बेस चाहे कुछ भी हो, अगर अंदर आर्ग्यूमेंट 1 है तो पावर कितना होगा, 0। इवन आपको बेस भी नॉन नेगेटिव ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, पॉजिटिव बेसेस ही पढ़ने, तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, देखो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, ये बढ़ता ही जाता है, ठीक है, पीछे नहीं आएगा, ये बढ़ता ही चला जाता है। तो लॉग का फंक्शन ऐसा होता है, मुश्किल नहीं है इसको समझना। लॉग का ग्राफ में एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ कैसे बनाएंगे। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मैंने बताया लॉग की कर्व ऐसी होती है, ठीक है, और ये फिक्स है, गुजरती है 1, 0 से, ठीक है, क्योंकि किसी भी, चाहे यहाँ पे बेस कुछ भी हो b, अंदर में अगर 1 है तो इसका पावर कितना होगा, 0, ठीक है, क्योंकि 1 कब आता है, जब पावर क्या होता है, 0। तो बेस चाहे कुछ भी हो उसका पावर 0 करना ही पड़ेगा अगर आप 1 लाना चाहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल जिसको बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा वो लॉग बहुत आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व को देखो आप ध्यान से, इसका ये कर्व का मतलब क्या है कि देखो अगर ये 2 है, 2 पे कोई वैल्यू आ रही है तो 3 पे उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी, और 1 से पीछे के हर आर्ग्यूमेंट के लिए पावर क्या होगा, नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव, 1 से पीछे के लिए सारे पावर्स नेगेटिव होंगे, होना भी चाहिए, और 1 से ज़्यादा के लिए पॉजिटिव होंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप एग्जाम्पल्स जैसे लेंगे, आई विल सजेस्ट हर फंक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब में x की अलग अलग वैल्यू लेकर के देखो, सोचो, ठीक है, कोई पॉजिटिव वैल्यू लो, कोई नेगेटिव वैल्यू लो, कभी 0 भी लेके देखो, ट्राई करके क्या आ रहा है, क्या मतलब है, मीनिंगलेस है क्या, फिर मेरे से पूछो कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मीनिंग है, मैंने 0 लिया है, ऐसा ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो खुद से कुछ वैल्यूज़ ले लेके ट्राई करना। द लास्ट थिंग आई विल टेल यू इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ में पूरा एक चैप्टर है इसका, कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और आपने ये पहले भी पढ़ा है, इसीलिए ये आसान हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b, और एक कांस्टेंट है c, ठीक है। इसका जो कर्व बनाया जाता है ना, मैंने बताया था आपको, उसको पैराबोला कहा जाता है। इसका कर्व जो है या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा,
ऐसा तब आएगा ओपनिंग अपवर्ड्स जब ये ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पॉजिटिव, और ये तब आएगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव। ठीक है, वैल्यूज पुट करके 6-7 वैल्यूज लेके कर्व को ड्रॉ करना बहुत आसान सी बात है, बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता था इसके 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट्स के अलग अलग होने का क्या कंडीशन है, दोनों रियल हो, दोनों इमेजिनरी हो, या दोनों इक्वल हो, या डज नॉट एग्जिस्ट टाइप का हो आपके स्टैंडर्ड से। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, वो इनके आपस के वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, ए बी और सी के। और रूट्स होते क्या हैं, रूट्स होते हैं, मान लो 2 रूट्स हैं इसके, x1 और x2, तो रूट्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2b 2a। तो यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो ठीक है, अभी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है एक रूट, तो ये अंदर की चीज़ अगर पॉजिटिव रही, ठीक है, तो 2 रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि अंदर में पॉजिटिव होना अंडर रूट का डिफाइन होना होता है। अगर ये 0 हो गया, जब यही 0 हो गया तो प्लस माइनस करने से कोई फ़ायदा नहीं, दोनों रूट्स क्या आ जाते हैं, इक्वल। और अगर अंदर वाली चीज़ निगेटिव आ गई, तो रूट में निगेटिव चीज़, मान लो रूट 10 आ गया माइनस में, या रूट 11 आ गया, अंडर रूट में माइनस 40 आ गया, तो ये अननेचुरल है रूट में निगेटिव चीज़ होना। ठीक है, तो रूट में जैसे ही निगेटिव चीज़ आया, इसी के लिए एक नया चैप्टर बनाया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से क्या किया गया है, मान लो माइनस रूट 40 है, रूट अंडर रूट माइनस 40, इसको क्या किया गया, अंडर रूट -1 इंटू 40 कर दिया है, ये कर सकते हैं। ठीक है, और अंडर रूट होता क्या है, अंडर रूट होता है पावर 1/2। तो 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हों और उनका पावर 1/2 हो, तो दोनों पे इंडिविजुअली पावर 1/2 चला जाता है, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, 40 की पावर 1/2। तो ये तो वैलिड हो गया पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट, ये चीज़ इनवैलिड हो गया, ये क्या हो गया, अंडर रूट -1, और ये हो गया अंडर रूट 40। ये सॉल्वेबल है, ये नॉन सॉल्वेबल है। तो अंडर रूट -1 जहाँ जहाँ साइंस में आ रहा है, उसको आयोटा से दिखाने लग गए सब लोग, इसको पढ़ा जाता है आयोटा। ठीक है, आयोटा मतलब अगर कहीं पे 5i लिखा हुआ है, मतलब समझ लो ये है क्या, 5 इंटू अंडर रूट -1, अननेचुरल चीज़ है, अनरियल चीज़ है, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अगर कहीं पे 6i लिखा हुआ है, -6i, मतलब समझ लो -6 है इंटू अंडर रूट -1। कहीं पे ai लिखा हुआ है, ये आई कैप नहीं है वेक्टर वाला, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये आई कैप नहीं है, ai का मतलब हो गया a टाइम्स अंडर रूट -1। तो ये बस इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ, ताकि आपको आई जो है वो बिल्कुल नया, बिल्कुल भयावह नहीं लगे। ये इंट्रोडक्शन कि रूट कहाँ से आया, तो रूट तब आया जब अंडर रूट में निगेटिव नंबर्स आने लग गए, तब रूट आया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ ऐसे होते हैं, देखो ये देखो, एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, तो जहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई कितना है, 0, यहाँ पे वाई कितना है, 0। तो यही रूट्स होते हैं। इस जगह पे जो भी एक्स है, मान लो 2 है, ठीक है, मान लो ये वैल्यू क्या है, 2 है, और ये -2 है। ठीक है, कहने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी इक्वेशन रहा होगा, ax² + bx + c, इसमें अगर x की वैल्यू 2 डाल दी जाएगी तो y कितना आ जाएगा, 0। अगर इसमें x की वैल्यू -2 डाल दी जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या, 0। ठीक है, यही रूट का मतलब होता है, ये बात हम याद रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए। अब जिनको स्लोप बता दिया गया है वो ध्यान रखो, बहुत कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ज़रा ध्यान से, हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग आएगा, यहाँ पे टेंजेंट अलग, यहाँ पे टेंजेंट अलग, इस लोएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट अलग, यहाँ पे टेंजेंट अलग, यहाँ पे टेंजेंट अलग, आएगा कि नहीं, खुद ड्रॉ करके देखेंगे। देखो करते हैं, ये इस पॉइंट का टेंजेंट हो गया,
ठीक है, ये हमने एक टेंजेंट बना दिया। दूसरा टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे, ये इस पॉइंट का टेंजेंट हो गया। ठीक, एक और टेंजेंट बनाते हैं, ये वाला देखो ज़रा, लोएस्ट पॉइंट पर टेंजेंट को देखो ध्यान से, एकदम हॉरिजॉन्टल आएगा, आएगा ना। तो जो कर्व लीनियर नहीं होते हैं उनका स्लोप हर पॉइंट पे टेंजेंट बना के निकाला जाता है। ठीक है, हर पॉइंट पे क्या बना के निकाला जाता है? टेंजेंट। ये मैंने पहले ही बताया। इसका भी टेंजेंट बनाएंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। हमेशा कर्व के बाहर से बनाना है, ऐसा मत अंदर से नहीं बना देना है। कर्व के हमेशा आउटर साइड से होता है, जिधर कर्व निकला हुआ है, कनकेव है जिस साइड, उस साइड से बनाया जाता है। कन्फ्यूजन नहीं करना है अपने दिमाग में। यहाँ पर का टेंजेंट ये आ गया। टेंजेंट की पहचान क्या, स्लोप की पहचान क्या? टैन थीटा। ठीक है, तो हर लाइन का टैन थीटा देखो ज़रा, ये वाला पॉइंट है ए, ये है लाइन एल ए, ये लाइन देखो तो ज़रा, इसको प्रोड्यूस करो, ये है इसका थीटा, कुछ शायद 70 डिग्री होगा। ये लाइन को देखो, सेकंड वाली को, ठीक है, ये सेकंड वाली लाइन है एल बी, ये पॉइंट है बी, देखो तो ज़रा इसका एंगल, इसका एंगल थोड़ा कम है थीटा, मे बी 60 डिग्री हो। ज़रा इस पॉइंट को देखो तुम, सी को, ये लाइन है एल सी, देखो तो ये एंगल बन रहा है थीटा, बना रहा है ना ये वाला लाइन थीटा, शायद ये 130 डिग्री हो। ये वाला पॉइंट देखो ज़रा, इस पॉइंट को डी को देखो, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दिए बाहर से, तो ये वाला इसका एंगल है, काफ़ी बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज 180 डिग्री के काफ़ी क्लोज है, मान लेते हैं ये 160 डिग्री है। और ये लाइन देखो ज़रा हॉरिजॉन्टल, ये तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, ये लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसका थीटा होगा क्या, जाएगा कहाँ ये, इसका थीटा 0 डिग्री है। ठीक है, एक लाइन का थीटा तब ना होता है जब ये थोड़ा सा उठा रहेगा, अगर इसको धीरे धीरे सुलाया जाए तो इसका थीटा क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज, देखो और डिक्रीज हो गया। इसी तरह जब इसको बिल्कुल यहाँ चिपका दोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो पैराबोला के लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट कब मिलेगा, जब पैराबोला ऐसा हो, देखो लोएस्ट पॉइंट, और पैराबोला हाईएस्ट पॉइंट पे, ये देखो स्लोप, ये अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन थीटा 0। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, और डाउनवर्ड ओपनिंग कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव। तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 0, स्लोप 0, इसका थीटा 0 डिग्री, टेन थीटा 0। तो कोई कर्व अपने हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, उसका स्लोप 0 होता है। स्लोप कैसे पता चलेगा, एक कर्व, ये देखो कर्व है, ये लीनियर है क्या बताओ, ये नॉन लीनियर है, इनको नॉन लीनियर कहा जाता है, ऐसे हर कर्व को सीधी रेखा की तरह नहीं है। तो नॉन लीनियर कर्व के लिए स्लोप डिफाइंड नहीं होता है, पूरे कर्व के लिए पॉइंट टू पॉइंट स्लोप डिफाइन होता है, पॉइंट टू पॉइंट स्लोप डिफाइन होता है टेंजेंट बना के हर पॉइंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, फिजिक्स में, मैथ में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आज हमने कर्व्स सीखा, क्या क्या, स्ट्रेट लाइन सीखा, हमने एक्सपोनेंशियल सीखा, हमने लॉगरिदमिक सीखा, और हमने क्वाड्रेटिक सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग वो देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, इनकी वैल्यूज़ देखेंगे कैसी होती हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या, और वो क्या निकाल के देता है मुझे फिज़िक्स में, क्यों इसको इतना पढ़ते हैं, और मैथ में भी ऑफ कोर्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन होगा एक दिन। आसान है ये चीज़ें, पर ये सब समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ग्राफ कैसे बनता है, उनका स्लोप कैसे बनाते हैं, ठीक है, कर्व का नेचर कैसे पढ़ा जाता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, थैंक यू।